सत श्री अकाल इमीग्रेशन साइट विद मनदीप ਤੁਸੀਂ देख रहे हो। आस करती हैं चढ़ती कला च होंगे तुसीं सारे और एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वेस्टर्न ओवरसीज दे एमडी मिस्टर प्रदीप बालियान जी, इन्हां दा बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਯੂਰਪ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, यूरोप एज यू नो कि पूरे यूरोप सेनेगन कंट्री तकरीबन 25-26 कंट्री हैं, जो एक कंट्री में एक बच्चे का एक कंट्री का वीज़ा लगता है तो सारे कंट्रीज में वो ट्रैवल कर सकता है। यूरोप वर्ल्ड में बहुत ही डेवलप कंट्रीज हैं। अब इसमें जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, हंगरी, लातविया, लिथुनिया, ये बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कंट्रीज आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट का वेलकम कर रही है। तो यहाँ पे कोई अगर स्टूडेंट जाएगा, स्कोप की बात करें तो ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क राइट्स हैं, कुछ कंट्रीज में यहाँ स्पाउस वीजा भी है। तो मतलब अगर बच्चा यूरोप जाएगा तो यूरोप में अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जितनी भी ऑटोमोटिव से रिलेटेड मतलब इतना जबरदस्त स्कोप है। आप देखो, वर्ल्ड की जो सबसे महंगी और बढ़िया कार है वो कहाँ से इंपोर्ट होती हैं? जर्मनी से इंपोर्ट होती हैं। तो हर एक कंट्री की अपनी वैल्यू है। तो यूरोप में बच्चा बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो भी जा रहा है। यूरोप में ऐसा भी बच्चा जा रहा है जो यूएसए से रिफ्यूज है या कनाडा से रिफ्यूज है, या फिर उन कंट्रीज में वो जाना नहीं चाहता या एलिजिबल नहीं है। कई बार हर एक फाइल में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यूरोप आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक अट्रैक्शन है। मैं पीछे जर्मनी गया। जर्मनी में मैं जिस भी रेस्टोरेंट में बहुत सारे मैंने कोशिश की, बर्लिन में बार बार मैं जाता हूँ तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मैं सोचता हूँ कि भाई चलो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ हर एक जगह पे कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज का स्टूडेंट जॉब कर रहा है। तो मतलब ये अच्छा लगता है कि वर्ल्ड के हर एक कोने में बच्चा है वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से, एंड कहीं ना कहीं मतलब मेरी कोशिश जो है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि स्टूडेंट के पेरेंट्स से कि उनके जो उनका डेस्टिनेशन है उसमें मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। राइट, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਟੀ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟਫਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, मतलब इंग्लिश प्रोग्राम मतलब वहाँ बैचलर और मास्टर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि भाई आप ये लैंग्वेज जो टेस्ट है, चाहे वो टफल है, चाहे आइल्स है, चाहे पीटी है, जहाँ जिस कंट्री में जो भी एक्सेप्टेबल है वो जरूर करें। पहली बात तो यहाँ पे यूरोप में विदाउट इंटरव्यू वीजा नहीं है। तो मीन आप चाहे किसी भी कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। तो अगर आपको आइल्स की होगी, आपने या पीटी किया होगा, टफल किया होगा, तो आप वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आपने आइल्स पीटी नहीं किया तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो हो सकता है, अच्छी नहीं है तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, आपका जब वीजा आ गया तो अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो वहां पे तो आपको कम्युनिकेट इंग्लिश में ही करना है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप कहीं वर्क प्लेस पे हैं, जॉब पे हैं, तो ठीक है, लोकल लैंग्वेज मैटर करती है जो जिस कंट्री में हो। इसके अलावा अगर आपने कम्युनिकेट करना, हिंदी में तो कर नहीं सकते, पंजाबी में तो कर नहीं सकते, इंग्लिश में ही करना होगा। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आइल्स पीटी या टफल जरूर करें, उससे सक्सेस रेट आपका हाई रहेगा। बहुत सारी कंट्रीज के लिए मैंडेटरी है, जैसे जर्मनी की बात करें आइल्स मैंडेटरी है। ठीक है।
टफल मैंडेटरी है, आइल्स या टफल में से। ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से नहीं किया तो आपको जर्मन लैंग्वेज करनी होगी, हम्म, जर्मन लैंग्वेज करके भी जा सकते हो। ओके, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन पास में, है अगर हम नहीं जी करना चाहते लेकिन वहाँ की लैंग्वेज हमें जी। करनी पड़ेगी। किस तरीके के स्टडी इंस्टीट्यूट है सर वहाँ पे, और कौन सी स्ट्रीम का ज्यादा स्कोप है, क्योंकि होता है ना कि किसी कंट्री की कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक लाइन होती है, तो यूरोप जी, में क्या है? पहले तो मैं बताना चाहूंगा हम कौन कौन से कंट्री में डील करते राइट हैं। सर, राइट। पूरे यूरोप में जर्मनी, हम्म, फ्रांस, हम्म, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, इसके अलावा आपका स्विट्जरलैंड में बोल चुका हूँ, पोलैंड, माल्टा, लातविया, लिथुनिया, फिनलैंड, हंगरी, ये सारे कंट्री हैं जिसमें वेस्टर्न से डील करता है। अब कौन कौन से प्रोग्राम, जो बच्चा 12th पास होगा वो बैचलर करेगा, जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर करेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा नॉन मेडिकल वाला बच्चा जो जाता है तो वो आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंजीनियरिंग प्रोग्राम करेगा। ठीक है। मेडिकल वाला बच्चा है तो वो मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम करेगा। जो बच्चा कॉमर्स वाला है वो बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, राइट, और जो आर्ट्स वाला बच्चा है बिजनेस मैनेजमेंट करेगा, या फिर वो टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम करेगा। राइट, ठीक और है। जो बच्चे मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स अब किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर की है तो एमबीए कर सकते हैं, अदरवाइज रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स कर सकते ओके, हैं। जैसे आपने बताया कि ये सारी कंट्रीज में आप डील करते हो ना, हम्म, तो हर एक कंट्री में ये भी है कि इंटरव्यू जो सेशन है वो जरूरी क्लियर करना पड़ेगा? यूरोपियन कंट्रीज में इंटरव्यू मस्ट है। ओके, आपको एम्बेसी में रिप्रेजेंट होना ही होना पड़ेगा। ओके, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपका नीदरलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है। ठीक है। वहां से वीजा अप्रूव होता है, ओके, बट उसके बाद अप्रूव होने के बाद भी, ठीक है, आप वीजा स्टैम्प के लिए जाते हैं तो क्वेश्चन किए जा सकते हैं, आपसे ओके, पूछा जा सकता तो है। वो हमें उसकी जी जी प्रिपरेशन तो करनी जी जी। पड़ेगी। किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी है, हर कंट्री की एक अपनी एलिजिबिलिटी है। यहाँ फंड्स को लेके भी कोई मसला है कि इतने पुराने हमें फंड्स चाहिए, इतना बजट चाहिए, और किसी मोड में, या कुछ और भी चीजें? डेफिनेटली देखिए, जो पहली बात तो आप एलिजिबल कैंडिडेट होने चाहिए। आपने मिनिमम लास्ट एजुकेशन 12th या बैचलर या मास्टर्स जो भी कर रखी है, उसके बाद फर्दर स्टडी के लिए आप जा रहे हैं, आपकी एकेडमिक है। फिर बात आती है कि भाई यहाँ पे फंड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है। फंड्स, हाँ, आपका अकाउंट पुराना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कुछ कंट्रीज तो 6 मंथ ओल्ड अकाउंट मांगते हैं, फंड चाहे उसमें रिसेंट के हों, ठीक है, तो सेविंग की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और एडुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं या एफडी भी दिखा सकते हैं, मतलब करंट फंड दिखाए जा सकते हैं। ठीक है। और हर एक कंट्री की अलग अलग है। जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो आपको ट्यूशन फी पे करनी है साल की, प्लस में ब्लॉक अकाउंट पहले ही, हाँ, वो आपको ठीक है ना, जमा कराना पड़ेगा। जमा कराना है। इसके बाद कोई फंड की जरूरत नहीं है। ओके, वही फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में थोड़े बहुत फंड दिखाने हैं 10-12 लाख के। वही मैं बात करूं नीदरलैंड में, तो नीदरलैंड में आपको अगेन, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी लिविंग कॉस्ट भी पहले ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अदरवाइज 13,200 यूरो के आसपास आपको फंड्स दिखाने होंगे, वो करंट फंड चल जाएंगे। ठीक है, अगर यही आप लातविया, लिथुनिया में जा रहे हैं तो आप 5-6 लाख भी दिखा के जा सकते हो, 5 से 7 लाख रुपए। ठीक है। यही स्विट्जरलैंड है तो आपको तकरीबन 25-26 लाख के फंड्स आपको दिखाने हैं। कंट्री टू कंट्री Country to country depend करता है। ये भी वेरी करता है कि हम नॉर्थ इंडियन है कि नहीं, जी जी ये जी। भी चीज जरूर है। सेकेंडली, अगर आप फिनलैंड जा रहे हैं तो फिनलैंड में अगेन आपको फंड दिखाने हैं, वहां आपको 6 मंथ ओल्ड भी फंड दिखाने पड़ सकते हैं। सेकेंडली, जो अगर पैसे दिखा रहे हैं तो उनके सोर्स भी होने चाहिए। ओके, अब नॉर्थ इंडियन की बात हुई है तो नॉर्थ इंडियन उस कंट्री की तरफ ज्यादा भागते हैं जहाँ पे स्पाउस को लेके कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले। तो यूरोप में कोई स्पाउस के लिए डेस्टिनेशन है? डेफिनेटली, आप यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें आप पहले एज ए स्टूडेंट जाएंगे, बाद में आप अपने स्पाउस को बुलाएंगे। साथ में लेके जाना चाहते हैं तो डेनमार्क और स्वीडन ऐसे कंट्री हैं जो Okay. स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो डेनमार्क और स्वीडन, स्वीडन ऐसी कंट्रीज जी, हैं। जी। इसमें कुछ मतलब वो भी एलिजिबिलिटी अलग से होगी कि पुरानी शादी चाहिए जी? नहीं, हाँ आपकी जी। चाहे रिसेंट मैरिज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप Okay. 12th है तब भी आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। मोस्टली ग्रेजुएट ही बच्चा होता है, उसी की उसके बाद ही शादी होती है। मोस्टली हम ठीक है। इंडियन फैमिली में बात हाँ करें, जी, हाँ जी, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो 12th के 12th बाद के मैरिज बाद कर शादी देते करते हैं। हैं, माइट बी हाँ। फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन हाँ हो जी, ठीक है। तो उसकी शादी कर दी। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की या कैंडिडेट्स की जो शादी होती है वो बैचलर्स के बाद ही मोस्टली मानी जाती ठीक है है। प्रदीप जी, दो सवाल लेंगे। एक ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਕਟ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ यूरोप ਚ? देखो, पॉकेट फ्रेंडली की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। राइट, यहाँ पे मिनिमम 5-6 लाख से लेके तकरीबन 14-15 लाख रुपए, 18-19 लाख रुपए तक का बजट होना चाहिए। ओके, अगर यही आपका लातविया, लिथुनिया, माल्टा और आपका
इस टाइप के कंट्रीज हैं तो आपका 5-6 लाख 7 लाख रुपए में हो सिस्टम बन कुछ, जाएगा। ओके, ठीक अगर है। यही आप जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मनी में 1 साल की फीस तकरीबन 13 लाख रुपए, वहीं उसकी 10-11 लाख रुपए ब्लॉक अकाउंट वाली पेमेंट, ठीक है, तो ये 18-19 लाख रुपए बन जाता है। ठीक है। यही अगर दूसरे कंट्रीज की बात करें जैसे फ्रांस जैसे तो 9-10 लाख रुपए, तो हर एक कंट्रीज का अलग है। 6-7 लाख रुपए से लेके 18-19 लाख रुपए तक का बच्चे का बजट है। लेके चलना पड़ेगा। जी। वीजा ड्यूरेशन कितनी है? और एक बार अगर हम स्टडी के लिए चले जाते हैं, हमें कुछ स्टडी के दौरान वर्किंग राइट्स या स्टडी के बाद, या फिर जैसे हम हमेशा सेटलमेंट ऑप्शन की तरफ भागते हैं, मिलती है यूरोप में? डेफिनेटली, पहली बात तो वीजा ड्यूरेशन यहाँ पे एंट्री मिलती है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम का वीजा मिलता है, उसके बाद वहां पे स्टडी परमिट मिलता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग स्टडी यस यू कैन वर्क, आप Okay. काम कर सकते हैं। किसी कंट्रीज में कुछ वर्क राइट्स हैं, किसी में कुछ हैं, अप्रोक्स अप टू 20 आवर्स तक काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ 25-26 कंट्री की हम एक मतलब बारे में कलेक्टिवली बात हैं। कर जी, रहे जी, हैं। जी। जब वैकेशन होती है उसमें यू कैन डू Okay, फुल टाइम work, वर्क, ठीक है ना। right, और स्टडी के बाद वर्क राइट्स हैं, जैसे जर्मनी की बात करें अप टू 18 मंथ का वर्क वीजा है, किसी कंट्री में ये 1 ईयर का है, किसी में ये जैसे फ्रांस जैसे कंट्री में 2 ईयर का भी है। ओके, और सेटलमेंट ऑप्शन है वहाँ पे? यस, उसके बाद आपके पास अगर एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपको जॉब देता है तो आगे सेटलमेंट भी है। ओके। आमतौर पे यूरोप में एक वो होता है ना कि कंट्री की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि आप सिर्फ अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आप इजीली वहाँ सरवाइव कर सकते हैं? हर एक कंट्री, किसी भी कंट्री में जाएं तो Okay. वहां पे आपको देखो इंग्लिश तो आनी जरूरी है। सेकेंडली, यूरोप में देखा गया है कि भाई ड्यूरिंग स्टडी आप उस लोकल लैंग्वेज भी सीखते हैं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पढ़ाते हैं लोकल लैंग्वेज ठीक भी। है, ओके। तो मतलब इंग्लिश तो मैंडेटरी है, जिसपे आपको जाना पड़ेगा। इंग्लिश मतलब आईएलटीएस या पीटी Right, करके वो तो okay. आपको करनी पता ही होनी पड़ेगी, चाहिए। वो अगर एक बेसिक स्टेप है नहीं तो आप आपका। पढ़ ही नहीं पाएंगे ना। यू आर Right. गोइंग ऑन स्टूडेंट वीजा। ठीक है। हाँ, लोकल लैंग्वेज अगर वहां आपने सरवाइव करना है तो डेफिनेटली लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसमें यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करती ठीक है है। सर, अपकमिंग इनटेक ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ करना चाहोगे यूरोप के लिए? देखिए, जो अपकमिंग इनटेक है, आप जैसे आप कह सकते हो मार्च ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जून जुलाई भी है, फिर सितंबर अक्टूबर भी है, इसके बाद फिर जनवरी इनटेक आ रहा है। और मैं उन स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा हूं जो 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं। तो 12th पास है, आपका 2-3 साल का गैप है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी परसेंटेज अप्रोक्स 50% होनी चाहिए। साथ साथ में आइल्स में अगर आपके 5-5.5 बैंड भी है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं 50% या उससे कम भी मार्क्स है तो पॉसिबिलिटीज बन जाती है, लेकिन हर एक कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। साथ साथ में आइल्स में अगर आपने बैचलर कर रखी है और आइल्स में 5.5 बैंड भी है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप मैरिड है, 1 डे ओल्ड मैरिज है तब भी, और आपकी जो स्पाउस है वो चाहे ग्रेजुएट है या 12th पास है या 10th पास है तब भी आपका, आप बच्चे अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तब भी, जैसे मैंने डेनमार्क स्वीडन की बात की, तो आप अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा सकते हैं। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाल जुड़न ली और डिटेल यूरोप के टॉपिक को समझाने। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगा यहाँ पे जाते जाते कि भी आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की नियरेस्ट ब्रांच में जाइए। ये जो हमने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड की है, जो हम ये आपने मेरे से क्वेश्चन किया है, ये कलेक्टिवली सारे कंट्रीज को लेके हमने किया है। तो यूरोप में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नियरेस्ट ब्रांच में आप जाइए, आपको वहां पे सारी डिटेल्ड आपको काउंसलिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा आपके पिछले वर्क एक्सपीरियंस, पिछली एजुकेशन के हिसाब से आपको कौन सा कंट्री, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कॉलेज आपको शूट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਟੂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਔਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।